Ignited Minds Tutorials has released an educational video series on the topic of gravitation for students of CBSE Class 9 and Maharashtra State Board Class 10 Science. The videos cover various concepts related to gravitation, including the law of universal gravitation, acceleration due to gravity, and the motion of objects in gravitational fields. The tutorials provide clear explanations and examples to help students understand the principles of gravitation and how it applies to everyday life. Students will also learn about the history of our understanding of gravitation, from the work of Isaac Newton to the modern discoveries in the field. The videos are designed to supplement the school curriculum and are a valuable resource for both teachers and students. They can be used for independent study, review, or to deepen understanding of the topic. By providing this educational content, Ignited Minds Tutorials aims to ignite the passion for science in young minds and help students excel in their academic pursuits. The videos are presented in an engaging and accessible manner, making them suitable for all types of learners. Overall, this series of videos on gravitation is an invaluable tool for secondary school students to build a strong foundation in physics and develop a deeper appreciation for the laws of the universe. बॉडी को फेंकेंगे, जितने भी हाइट से आप किसी बॉडी को फेंकेंगे, एट एवरी इंस्टेंट द वेलोसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड. सो द मोर इज द हाइट, द मोर विल बी द वेलोसिटी. इसीलिए आप अगर समझ लो एक यहां से यहां कूदे आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन भाई साहब समझ लो फर्स्ट फ्लोर से इधर कूदे तो भाई साहब आपकी हड्डियां टूट सकती हैं. व्हाई? बिकॉज योर वेलोसिटी हैज इंक्रीज्ड एंड द इम्पैक्ट ऑन योर बोन्स विल बी मच हायर. ठीक है. सो जितने ऊपर से हम किसी चीज को फेंकेंगे उतना ज्यादा उसका वेलोसिटी हो जाएगा. उसको बंद कीजिए ना प्लीज. ठीक है. जितने ऊपर से हम फेंकेंगे किसी चीज को उतना ज्यादा उसका वेलोसिटी हो जाएगा और उतना ही ज्यादा उसका इम्पैक्ट भी हो जाएगा. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके. तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब समझ में आ रहा है. ये जो हमारी धारणा है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस वैल्यू को भाई साहब किसी न्यूमेरिकल में लगाना है और कोई वैल्यू आएगी. इस धारणा का एक सॉलिड वो रखिए, बेस रखिए. ये है कि भाई किसी भी बॉडी को जब हम फ्री फॉल होने देते हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस दैट एवरी सेकेंड इट्स वेलोसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज बाय एन अमाउंट ऑफ ईदर 9.8 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड एज एप्लीकेबल. ठीक है. ओके. तो आपका भाई साहब समझ लीजिए जैसे किसी बॉल को आपने फेंका यहां पे. ठीक है. तो एट एवरी सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज गोइंग टू इंक्रीज बाय हाउ मच? 9.8 मीटर पर सेकेंड. सो द फर्स्ट सेकेंड इट्स वेलोसिटी यहां पे 0 होगी. फर्स्ट सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड में, ठीक है, सेकेंड में भाई साहब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 19.6 मीटर पर सेकेंड. थर्ड सेकेंड में भाई साहब कितनी हो जाएगी? 29.4 मीटर पर सेकेंड. ऐसा भाई साहब हर सेकेंड में उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी. दैट्स व्हाट वी मीन बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है. कितना टाइम लगा उस वेलोसिटी को. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है भाई साहब? अगर दो बॉडीज हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पहली बात तो सिर्फ अर्थ और अर्थ से रिलेटेड बॉडीज पे एप्लीकेबल नहीं है. कोई भी दो बॉडीज पे यूनिवर्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एप्लीकेबल है. ठीक है. समझ लीजिए भाई साहब कोई अर्थ है, कोई अर्थ क्या भाई साहब? अर्थ थी. ठीक है. अर्थ का मास कैपिटल एम हो गया और यहाँ पे लेट्स से किसी बॉडी का मास हो गया एम, किसी इंसान का मास हो गया एम. ठीक है. तो इस इंसान के और अर्थ के बीच में क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा? बोलो. दिस विल बी इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर. ठीक है. ये कल हमने पढ़ा भाई साहब. ठीक है. ओके. काव्या बिल्कुल भी ध्यान नहीं है तुम्हारा में. ठीक है. यहां पे अगर समझ लो ये अर्थ है और इस अर्थ का रेडियस क्या है? आर है और बॉडी इज हियर. तो यहां पे क्या हो जाएगा? बोलो. जी कैपिटल एम हो गया इसका मास, स्मॉल एम हो गया इसका मास अपॉन आर का स्क्वायर. यहां पे आर क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है. क्लियर है? ओके. तो अभी अगर हम यहां पे देखो तो इसका मतलब देखो फोर्स क्या होता है? फोर्स आपके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में होता है. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. ठीक है. अभी ये जो फोर्स लग रहा है किस पे? इस बॉडी पे, इस पर्सन पे हु हैज गॉट अ मास m, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस? लेट्स से m इनटू g. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? g. तो इस फोर्स की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस, क्योंकि फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन. तो m इनटू g, दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल G. यहाँ पे हो गया भाई साहब
मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द बॉडी अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, कैंसलम कैंसलम, तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ और ये हो गया आपका रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अभी एक एक करके हम वैल्यूज डाल देंगे। यहाँ पे इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर इंटू मास ऑफ अर्थ दैट इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच 6 इंटू 10⁻24 केजी, ये आपका मास ऑफ अर्थ होता है। और अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज हाउ मच 6400 किलोमीटर्स, दैट कैन बी रिटन एज 6400 इंटू 10⁻³ मीटर्स। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर इसका स्क्वायर। इतना बड़ा कैलकुलेशन आप नहीं कर पाएंगे, सीधा आंसर इसका लिख दीजिएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी से आता है ये वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। दैट्स हाउ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज बेसिकली कैलकुलेटेड, ठीक है। तो फिर से एक बात देख लेते हैं, यहाँ पे समझ लो अर्थ है, तो लेट्स से वी हैव अर्थ हियर, ठीक है, और इस अर्थ पे कोई बॉडी है। तो हमने क्या देखा था कल कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, फोर्स की वैल्यू होती है दो कोई सी बॉडी पे जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर का स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज m1 एंड m2। तो f होता है भाई साहब क्या, g m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो लेट्स से m1 यहाँ पे क्या हो गया, m1 इज कैपिटल M दैट इज मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, ठीक है। और m2 बेसिकली हो गया स्मॉल m विच इज मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। वो इंसान भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है भाई साहब, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, बिल्डिंग भी हो सकता है, दैट इज मास ऑफ द बॉडी, ओके। r is what, r is distance between the center of the body and earth, center of body and earth, ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर। अभी ये सेंटर ऑफ द बॉडी और अर्थ के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, जो रेडियस ऑफ अर्थ होगा, तो ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया भाई साहब, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, फोर्स विल बी इक्वल टू जी एम एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। ये जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर इंटू मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट, 6 इंटू 10⁻24 केजी। मास ऑफ द बॉडी ये अपने को नहीं मालूम है, लेट्स से m है, ठीक है, अपॉन आर का स्क्वायर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, 6 इंटू, जैसे मैंने आपको बोला रेडियस ऑफ अर्थ अप्रोक्सीमेटली अपन ले सकते हैं 6400 किलोमीटर्स। इसको भाई साहब मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर आपका मीटर में है, तो इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बी हाउ मच, 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। सो दैट कैन बी 6400, मतलब 1 2 3 इसको पीछे लिया तो यहाँ पे 10⁻6 हो जाएगा, तो दैट विल बी 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ऐसे साइंटिफिक नोटेशन में अभी लिखना चालू कर दीजिए। आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं तो आपका पावर बढ़ता है, अगर आप राइट हैंड साइड में मूव करते हैं तो आपका पावर घटता है, ठीक है। तो 6.4 इंटू 10⁻6 इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, दिस कैन बी रिटन एज 6.4 इंटू 10⁻6 इसका भाई साहब मीटर, ये हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है। तो ये फोर्स जो आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू जी के बराबर। ये m और m भाई साहब कैंसिल हो गया, तो ये तमाम कैलकुलेशन के बाद दिस इंटू दिस अपॉन दिस आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तमाम कैलकुलेशन के बाद g की वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी m1 m2 बाई आर का स्क्वायर। इसी लॉ को अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कैपिटल M हो गया मास ऑफ अर्थ, ये m हो गया भाई साहब मास ऑफ द बॉडी, और ये r हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। इन सब का तमाम वैल्यूज अगर हम जाएंगे, देखो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी इक्वल टू जी
कैपिटल जी, कैपिटल एम और मास ऑफ द बॉडी अपॉन आर का स्क्वायर। तो ये एम और ये एम दोनों साइड में कैंसिल हो जाएंगे। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एम बाई आर का स्क्वायर। अभी ये सारे वैल्यूज अगर हम डालेंगे तो हमको जी की वैल्यू जो मिलती है, देखो आर रेडियस ऑफ अर्थ इज हाउ मच 6.4 इंटू 10⁻⁶ और मास ऑफ अर्थ इज हाउ मच 6 इंटू 10⁻24 kg। ये सारे तमाम वैल्यूज डालेंगे, आपको कोई कैलकुलेशन करके नहीं निकालना है। अगर आपको एग्जाम में पूछा हाउ और रादर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप सीधा छाप देंगे इन चीजों को, ठीक है भाई। कैलकुलेट करते जाओगे दिन का रात हो जाएगा, घंटी बज जाएगी, एग्जामिनेशन पेपर सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सीधा यहाँ पे क्या लिखना है, ये देखो जैसे मैंने लिखा था 6.67 इंटू 10⁻11, फिर आपका मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24, रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 इंटू 10⁻6 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी की वैल्यू, ये सब तमाम कैलकुलेशन में नहीं दिखाने हैं, सीधा आपको लिखना है वैसा, खत्म। यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खत्म, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इट, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट द एंटायर थिंग, ठीक है, क्लियर है। अगर आपको सवाल पूछा गया कि कैलकुलेट और रादर शो हाउ विल यू अराइव at the value of g to be 9.8 meter per second square, so this is the way how you will arrive at this place, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन हम, ओके ओके ओके। सो ये सब तमाम चीजें करेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप ये वैल्यूज लिखेंगे और सीधा इस पे आ जाएंगे भाई साहब, ठीक है, क्लियर है, ओके। मॉड्यूल 4 भाई साहब आपका ग्रेविटेशन, डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अभी आपने देखा कि भाई साहब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है भाई साहब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहली बात तो वैल्यूज और यूनिट्स में दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई साहब, ये जो ये जी है दिस इज बेसिकली यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये किसी भी दो बॉडीज पे एप्लीकेबल होंगी, दिस इज एप्लीकेबल to any two bodies wherever they are in the universe, ठीक है, कहीं पे भी यूनिवर्स में अगर होंगे so they are applicable to them। ये जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ और अर्थ से रिलेटेड बॉडीज पे एप्लीकेबल होगी, ठीक है। दिस जी will be applicable only to earth and bodies related to earth, टू अर्थ, अर्थ और अर्थ के ऊपर जो बॉडीज हैं उस पे ये होगा एप्लीकेबल, ठीक है। लेकिन ये जी दिस विल बी एप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज अक्रॉस द यूनिवर्स, एप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज अक्रॉस द यूनिवर्स, ठीक है। इसीलिए हम इसको भाई साहब क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अक्रॉस द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में भाई साहब जितनी भी बॉडीज हैं उन सब पे ये जी एप्लीकेबल हो जाएगा, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। दैट इज द रीजन इट इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आर वी क्लियर, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब ये हो गया। दूसरा भाई साहब क्या हो जाएगा, तो पहला हो गया वैल्यूज में डिफरेंस, दूसरा हो गया यूनिट में डिफरेंस, तीसरा हो गया भाई साहब एक एप्लीकेबल है पूरे यूनिवर्स पे, एक एप्लीकेबल है बिटवीन अर्थ एंड अर्थ रिलेटेड बॉडीज, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो दीज आर द डिफरेंसेस दैट वी हैव बिटवीन जी एंड जी। और अगर आप जी और जी का रिलेशनशिप देखोगे तो क्या हो जाएगा, अभी अपन ने देखा जी क्या है, G इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है। G इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन R का स्क्वायर। ये जो है ये M क्या है भाई साहब, दिस M इज व्हाट, मास ऑफ अर्थ, दिस M इज मास ऑफ अर्थ एंड दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज बेसिकली रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। सो डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, अभी मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे उस दिन मैंने इनसे पूछा था तो इन्होंने बोला था मेरा वेट 50 kg है, विच वाज रॉन्ग, ठीक है। इनका मास 50 kg नहीं है, इनका वेट 50 kg नहीं है, इनका मास 50 kg है। तो इनका वेट कितना होगा 50 इंटू 9.8 और 10 वॉट एवर इज एप्लीकेबल, ठीक है। तो फिजिक्स में वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट, और रादर वी आर वेरी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट अबाउट मास एंड वेट। We cannot interchange these terms together. मास को अपन वेट नहीं बोल सकते और वेट को मास नहीं बोल सकते, ठीक है। So what is difference between mass and weight? What is free fall? So these are the things that we are to distinguish between G and G. Universal gravitational constant and acceleration due to gravity of the earth. Universal gravitational constant क्या है बोलो, अभी हमने देखा था कैसे हमने इसको डिफाइन किया था बोलो।
अगर f इज इक्वल टू क्या होता है, g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो m को अगर हमने 1 मान लिया, इसको भी 1 मान लिया और इसको भी 1 मान लिया, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, g के बराबर हो जाएगी। ठीक है, बस इसी को डिफाइन कर दो। सो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन which exists between two bodies each of unit mass and separated by a unit distance। ठीक है, it is the force of attraction between two unit masses placed at unit distance apart from each other। ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अगर आपको ये डेफिनेशन याद भी नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर लिखो, m1 और m2 दोनों की वैल्यू 1 रखो और r की भी वैल्यू 1 रखो, तो F की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, G के बराबर। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज बेसिकली द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू यूनिट मासेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मासेस केप्ट एट अ डिस्टेंस, एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ओके। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भाई साहब क्या हो जाएगा, इट इज द एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है किसी ऑब्जेक्ट में, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जैसे आपने देखा कि भाई साहब एक बॉडी को मैंने फेंका, पहले एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0 से कितनी हो गई, 9.8 मीटर पर सेकंड हो गई, दूसरे सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 9.8 से आपका भाई साहब 19.6 हो गया, ऐसा बढ़ता जा रहा है भाई साहब। तो हर सेकंड में इसका वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड why the acceleration, this is basically acceleration produced in a body and it is caused by the gravitational force on the object। ठीक है, क्लियर है, ओके। दूसरा वैल्यू क्या भाई साहब, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका यूनिट और इसका वैल्यू देखिए अलग है। वहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका वैल्यू और इसका यूनिट अलग है। ठीक है, व्हाट एल्स इज द डिफरेंस, ये एक भाई साहब कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। जी की वैल्यू किसी भी यूनिवर्स में कहीं भी चले जाइए चेंज नहीं होगा, जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, खुद अर्थ में ही चेंज हो जाएगी। आगे चल के आप देखोगे कि इक्वेटर में जी की वैल्यू थोड़ी कम होती है, पोल्स में जी की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, आपका अर्थ जो है वो इस तरीके का स्फीयर है। तो मतलब देखो हमने कैसे कैलकुलेट किया है इसको, देखो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जी एम बाई आर का स्क्वायर है ना, where g is universal gravitation constant, m is mass of earth and radius of earth। अभी अगर आप अर्थ को देखोगे तो अर्थ एक परफेक्ट राउंड स्फीयर नहीं है, अर्थ इज लाइक दिस। ठीक है, ये भाई साहब इस तरीके का है। अभी रेडियस बताइए कहाँ पे ज्यादा होगा, इक्वेटर में रेडियस ज्यादा होगा और पोल्स में रेडियस क्या होगा भाई साहब, कम होगा, है ना। तो आप अगर देखोगे g की प्रोपोर्शनैलिटी किसके साथ है, रेडियस के स्क्वायर के साथ। जब आपका डिनोमिनेटर बढ़ता है तो वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, इक्वेटर में रेडियस ज्यादा, तो जी ऑफ इक्वेटर विल बी जी एम बाई रेडियस ऑफ इक्वेटर का स्क्वायर, और पोल्स में भाई साहब क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर पी का स्क्वायर। नाउ डेफिनेटली भाई साहब आर ई इज ग्रेटर देन आर पी, तो आर ई का स्क्वायर आर पी से ज्यादा होगा, तो इसका मतलब जी एट पोल्स विल बी मोर देन जी एट इक्वेटर। समझ में आ रहा है। तो खुद अर्थ में ही आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम नहीं रहता है। इन अर्थ इटसेल्फ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट द सेम। अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मून इज डिफरेंट, एट सम प्लैनेट्स देयर इज नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अलग अलग चीजें होंगी। तो ये भाई साहब आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, इट इज अ कांस्टेंट, इट इज अ वेरिएबल। ये भाई साहब वेरी करता है, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी और जी के वैल्यूज फटाफट फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन। लेट्स से अ पर्सन, इसका मास कितना है भाई साहब 100 kg, मतलब समझ लो ये जितना भी जब कुछ पहना हुआ है और सब कुछ मास लेके इसका 100 kg हो गया, तो इसका वेट ऑन अर्थ कितना हो जाएगा, बोलो। वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। ठीक है, तो वेट होता है भाई साहब मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका मास कितना है भाई साहब 100 kg और इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट विल बी हाउ मच, 980 न्यूटन। 980 न्यूटन, दैट इज ये हो गया आपका कितना 980 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 980 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है, 980 न्यूटन। ओके, अभी इसका मास कितना है, मास है भाई साहब 100 kg, इसका वेट कितना है भाई साहब 162। यही इंसान अगर मून पे जाता है
तो उसका वेट देखो कितना कम हो गया, इसका वेट 162.2 हो जाएगा, ठीक है। इसका वेट कितना था यहाँ पे 980 न्यूटन था, इसी इंसान का वेट कितना हो गया 160। मतलब आप बता सकते हो कि वेट इन मून इज इक्वल टू वेट ऑन अर्थ अपॉन 6, ऐसा लिख सकते हो भाई साहब, ठीक है। वेट ऑफ अ बॉडी ऑन मून विल बी इक्वल टू इट्स वेट ऑन अर्थ अपॉन 6, ठीक है। वेट ऑफ अ बॉडी ऑन मून विल बी 1/6 टाइम्स ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ, ठीक है। ये आपका वेट इन मून हो गया, दिस इज वेट इन मून, और भाई साहब ये आपका हो गया वेट इन अर्थ, ठीक है। लेकिन मास जो है वो सेम रहेगा। मास इज बेसिकली व्हाट द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, कितना मैटर है किसी बॉडी में वो होगा, ठीक है। जो आपका वेट है वो आपका कम हो जाएगा, क्योंकि वेट डिपेंड कर रहा है किस पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप सीधा यहां पे लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून is 1/6 of acceleration due to gravity on earth, ठीक है, is 1/6 of acceleration due to gravity on earth। this g is nothing but acceleration due to gravity, acceleration due to gravity on earth, this is acceleration due to gravity on earth। और ये gm भाई साहब क्या हो जाएगा, acceleration ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून एंड दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अब समझ में आता हूं भाई साहब? ओके ओके ओके, ठीक है। मास एंड वेट, तो मास भाई साहब होता क्या है, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी एंड व्हाट इज वेट, वेट इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। तो mass is the quantity of matter contained in the object, weight is the force with which the earth attracts the body towards its center, okay। mass भाई साहब does not change with place, तो mass आपका क्या हो जाएगा, mass आपका क्या है भाई साहब, यूनिवर्सल। mass आपका क्या है, यूनिवर्सल। weight changes with place, it changes with place, ठीक है। ऐसा यूनिट मास का क्या है भाई साहब, kg, और cgs यूनिट क्या है, g, ठीक है। वेट का ऐसा यूनिट क्या है भाई साहब, न्यूटन, और सीजीएस क्या हो जाएगा, डाइन, ठीक है। वेट का एसआई यूनिट इज न्यूटन और सीजीएस यूनिट इसका क्या हो जाएगा, डाइन। मास इज मेजर्ड यूजिंग अ वेइंग स्केल। वेइंग स्केल कैसा होता है भाई साहब, आपका जैसे तराजू होता है, देखो तराजू में आप मास को मेजर करते हैं, ठीक है। वेट किस में मेजर करते हैं आप, आपने देखा रहेगा कभी आपके घर में वो जो रद्दी वाले आते हैं तो वो ऐसा स्प्रिंग बैलेंस लाते हैं, तो वो स्प्रिंग बैलेंस से आप बेसिकली वेट को मेजर करते हैं, ठीक है। इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस एंड उसका फॉर्मूला क्या है, वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। समझ में आता है भाई साहब? इसको फटाफट से लिख लीजिए जरा जल्दी फटाफट। ये आपके लेंथी आंसर्स में या लॉन्ग आंसर्स में ये आने वाले हैं। मास और वेट का डिफरेंस बताओ आपका भाई साहब, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डिफरेंस क्या हो जाएगा। दीज आर सम वेरी कॉमन क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड, ठीक है। फटाफट फटाफट, क्विक 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 एवरीवन, जल्दी से। डन 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 डन, जल्दी 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 भाई साहब।
भाई गवा, जल्दी जल्दी जल्दी, ओहो देखो फ्लाइट, ठीक है। सो व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल मतलब देखो, अगर किसी चीज को आप ऐसे पटक रहे हो ना तो वो फ्री फॉल नहीं है। फ्री फॉल मतलब ऐसे छोड़ देना, ठप, ठीक है। एक पर्टिकुलर हाइट से, वो ग्राउंड के किसी भी हाइट से हो सकती है, एक पर्टिकुलर हाइट से आप अगर किसी बॉडी को छोड़ देते हैं तो उसको अपन बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है, फ्री फॉल। तो ये देखिए एक फ्री फॉल है, दिस इज बेसिकली अ फ्री फॉल, ठीक है। तो फ्री फॉल, जैसे अगर आपने भाई साहब एक खुद को नहीं, बॉल को छोड़ दिया, तो इसको क्या बोलेंगे भाई साहब? फ्री फॉल, ठीक है। सो दिस इज नोन एज फ्री फॉल। फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉल, देयर इज अ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द बॉल। तो ये कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है भाई साहब? ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब अगर किसी बॉडी पे जो फोर्स है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उसको अपन बोलेंगे फ्री फॉल, ठीक है। इफ द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, देन वी विल कॉल इट एज अ केस ऑफ फ्री फॉल। क्या लिख रहा है तू? तो एक बार इस पे ध्यान दे देना, बाद में लिख लेना तू। अगर मिस हो गया तो मिस हो गया ना। ओके, फ्री फॉल बेसिकली क्या है? इफ अ बॉडी इज फॉलिंग, देखो समझो अगर मैं पटक रहा हूं किसी चीज को जोर से, ऊपर बिल्डिंग से गया और बॉल को किसी वजह से ऐसे पटका मैंने, ठीक है, तो ये फ्री फॉल क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर अपना भी फोर्स लगाया है, ठीक है। सो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर आपने अपना एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाया तो वो फ्री फॉल नहीं होगा भाई साहब, ठीक है। अगर आपने सिर्फ एक बॉडी को सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स से फॉल करने दिया है तो वो फ्री फॉल होगा। सो व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग प्योरली अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज considered, it is a case of free fall. However, when it is gravitational force plus something else, तो वो free fall नहीं होगा, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है। सो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, इसको अपन क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी इस फोर्स पे भाई साहब क्या लगेगा? एयर रेजिस्टेंस। हर चीज पे एयर रेजिस्टेंस लगती है, ठीक है। जैसे मैंने उस दिन आपको एग्जांपल दिया कि ये समझ लो कोई पेपर शीट है, ये भाई साहब एक शीट ऑफ पेपर है, ठीक है। ये भाई साहब एक पेपर है, इसको हमने छोड़ दिया तो ये ऐसे जाएगा भाई साहब। अगर बहुत ऊपर से छोड़ा तो ये भाई साहब ऐसे डोलते हुए जाएगा, ठीक है। और लेकिन अगर हमने इसका भाई साहब ऐसे कचूमड़ बनाकर इसको फेंका तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? टप से नीचे गिरेगा, ठीक है, डायरेक्टली फॉल होगा। यहाँ पे क्या डिफरेंस हो गया? इसके मास में कोई डिफरेंस नहीं है। जब हमने इसको खुला रखा था और जब हमने इसको स्क्वीज किया, इट्स मास इज द सेम। हाउएवर एक जो है तो डोलते हुए जा रहा है और एक भाई साहब टप से नीचे गिर रहा है, ठीक है। सेम बॉडी है, सेम मास है, ठीक है। तो एक में क्या लग गया भाई साहब? एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि जितना ज्यादा आपका सरफेस एरिया होगा, जब मैंने पेपर शीट को ऐसे रखा था तो इसमें भाई साहब एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लग रहा था, जिसके वजह से भाई साहब ये डोलन डोलन करते हुए नीचे जा रहा है, ठीक है। जब इसको हमने एक पेपर बॉल बना डाला तो इसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, जिसके वजह से ये डायरेक्टली नीचे गिर रहा है। इसका सरफेस एरिया कम हो गया है, अभी इसमें बहुत कम एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, इसलिए वो डायरेक्टली नीचे गिर रहा है। समझ में आ रहा है? तो जैसे आपका कोई पैराशूट जो लोग ना खोलते हैं, तो लेट्स से दिस पर्सन इज बेसिकली फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, ठीक है, तो बहुत जोर से वो नीचे गिरेगा। लेकिन जैसे ही उसने पैराशूट खोल दिया तो क्या हो जाएगा भाई साहब? इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, तो इसका एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा भाई साहब। द एयर रेजिस्टेंस इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज एंड दिस इज गोइंग टू स्लो डाउन हिज स्पीड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। तो दिस इज फ्री फॉल। जैसे अगर आप देखोगे फ्री फॉल होता क्या है, तो ये है आपका फ्री फॉल। दिस इज फ्री फॉल, जस्ट फॉलिंग प्योरली अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ही फोर्स जब किसी बॉडी पे एक्ट कर रही है और वो फोर्स अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो अपन उसको बोलेंगे द बॉडी इज अ केस ऑफ फ्री फॉल, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। तो आपका भाई साहब फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस। कभी भी कोई भी बॉडी जब फ्री फॉल में होती है तो उस पर दो फोर्सेस एक्ट करते हैं, एक है भाई साहब ग्रेविटेशनल फोर्स और एक होता है भाई साहब आपका एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस। ओके, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉल, एक हो गया भाई साहब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। सो व्हेन द बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी अलोन, इट्स मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल। कोई भी बॉडी जब अर्थ पे गिर रही है सिर्फ अर्थ के ग्रेविटी की वजह से, तो उसको अपन बोलेंगे फ्री फॉल, ठीक है। व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी, देन इट्स कॉल्ड फ्री फॉल, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। वेरिएशन ऑफ जी, अभी आपने देखा भाई साहब जी होता क्या है? व्हाट इज जी? जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और ये होता क्या है?
कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। और अर्थ अपना भाई साहब एक स्फीयर है, इट इज नॉट बेसिकली एक मतलब हम बोल सकते हैं ये ऐसा गोला नहीं है जहां पे रेडियस आपका भाई साहब कांस्टेंट हो, यहां भी जो रेडियस, यहां भी जो रेडियस, यहां भी जो रेडियस, इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स लाइक दिस कि भाई साहब ये ऐसा चपटा है भाई साहब, ठीक है, इट्स लाइक फ्लैटेंड एट द पोल्स, ठीक है, एंड ब्रॉडर एट द इक्वेटर। तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब आपका रेडियस ऑफ इक्वेटर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ पोल से ज्यादा होगा, ठीक है। और किसी भी फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर बढ़ता है, ये सॉरी आर स्क्वायर है, जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3, ये अपन पढ़ चुके हैं भाई साहब, क्यों, क्यों इसका वैल्यू कितना है भाई साहब 0.5 और इसका वैल्यू कितना है भाई साहब 0.33 कुछ आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये इससे बड़ा है ना। जैसे जैसे आप अगर न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखते हैं और डिनोमिनेटर को बढ़ाते जाते हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू या न्यूमेरिकल जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। अभी अपन ने क्या किया, यहाँ पे G एट इक्वेटर रखा है, ये रेडियस एट इक्वेटर, G एट इक्वेटर क्या हो जाएगा GM अपॉन रेडियस ऑफ इक्वेटर का स्क्वायर, G एट पोल्स ये क्या हो जाएगा कैपिटल G इंटू M एंड रेडियस एट पोल्स का स्क्वायर। मुझे बताइए इन दोनों में कौन बड़ा होगा भाई साहब, आपका ये वाला जो होगा दिस इज स्मॉलर, ठीक है, तो आप डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि GM बाई RE का स्क्वायर, और ये क्या है भाई साहब GM बाई RP का स्क्वायर। दोनों का भाई साहब न्यूमरेटर क्या है सेम, जैसे यहां पे देखो दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा वो फ्रैक्शन की वैल्यू कम, तो यहां पे इसकी वैल्यू कम है और इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो भाई साहब ये वाला वैल्यू, ये वाला फ्रैक्शन का वैल्यू कम हो जाएगा, सो दिस विल बी लेसर। तो इसीलिए हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर is lesser than acceleration due to gravity at poles, ठीक है, acceleration due to gravity at equator is lesser than acceleration due to gravity at poles, ठीक है, ठीक है। नहीं समझा, क्यों नहीं समझा, क्यों नहीं समझा रहे तो जैसे भाई साहब देखो अभी तक अपन कैलकुलेट करते आए हैं, G मतलब क्या होगा GM अपॉन R, वेयर G इज बेसिकली व्हाट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज बेसिकली व्हाट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। कैपिटल M जो है वो क्या है, मास ऑफ अर्थ है, कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ एंड R इज बेसिकली रेडियस ऑफ अर्थ, ये हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। क्लियर है, ये अपन ने देखा अभी तक का कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन कहां से आ रहा है, आपने देखा भाई साहब आपका F क्या होता है, अगर हम क्या कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करते हैं तो GM1 M2 बाई R स्क्वायर होता है, ठीक है। यहां पे आपका कोई बॉडी है अर्थ के ऊपर, तो इस बॉडी का मास है M1, अर्थ का मास है कैपिटल M, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा कैपिटल R, तो इस फोर्स को अपन क्या लिख सकते हैं M इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि फोर्स आपका क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन मतलब क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज इक्वल टू G मास M1 मतलब मास ऑफ अर्थ, मास M2 लेट से आपका मास M हो गया इस बॉडी का मास, चलो हमने यहाँ पे M ले लिया, ठीक है, और अपॉन क्या हो जाएगा R का स्क्वायर, ये वाला M और ये वाला M कैंसिल, तो G की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब GM बाई R का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है, That's how we are getting this GM by R का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, अभी इसके पहले कि हम इसको समझें कि G एट इक्वेटर और G एट पोल्स में क्या डिफरेंस आ रहा है, इसके पहले अपन फ्रैक्शन का डिफरेंस समझ लेते हैं। तो जैसे समझो भाई साहब आपने 1 रखा है, 1/2 किया, 1/3 किया, 1/4 किया, तो अगर आप देखोगे कि अगर आपने न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखा है और डिनोमिनेटर को बढ़ाते जा रहे हो तो फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। जैसे अगर 1/2 और 1/3 है तो भाई साहब 1/2 की वैल्यू कितनी आती है, वी ऑल नो इट इज 0.5, 1/3 की वैल्यू कितनी आती है 0.33 भाई साहब वो बंद नहीं होगा, ठीक है। 1/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.25, देखो आपका वैल्यू गिरता जा रहा है कि नहीं, ठीक है। जैसे जैसे आप डिनोमिनेटर को बढ़ाते जा रहे हो आपका फ्रैक्शन का वैल्यू गिरता जाएगा। इफ यू आर कीपिंग द न्यूमरेटर एज कांस्टेंट एंड यू आर इंक्रीजिंग द डिनोमिनेटर द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन विल ड्रॉप, ठीक है। क्लियर है, ओके। अभी आपका भाई साहब यहां पे हम समझते हैं कि अर्थ का एक्चुअली में हमने देखो ये अर्थ, हमने अर्थ को ये समझा है,
लेकिन अर्थ एक्चुअली में ये नहीं है। अर्थ इज बेसिकली व्हाट इट इज, समथिंग लाइक दिस, ये ऐसा है भाई साहब, ठीक है। इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, इट इज एन इलेप्टिकल स्फीयर है भाई साहब, ठीक है। इट इज एन इलेप्टिकल स्फीयर एंड नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, ठीक है। अभी भाई साहब परफेक्ट स्फीयर और इलेप्टिकल स्फीयर में डिफरेंस क्या है? परफेक्ट स्फीयर में हर पॉइंट पे रेडियस आपका सेम ही होगा, चाहे इधर लो भाई साहब, चाहे इधर लो, चाहे इधर लो, एवरीवेयर द रेडियस इज गोइंग टू बी द सेम। अगर यहां आर है तो यहां भी आर होगा, यहां भी आर होगा और यहां भी आर ही होगा। लेकिन इलेप्टिकल अगर होगा तो रेडियस आपका कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि ये इक्वेटर में बल्ज आउट हो गया है और पोल्स में ये थोड़ा सा फ्लैट हो गया है, ठीक है। तो अगर मैं सेंटर से इसको कनेक्ट करूं तो यहां पे भाई साहब ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी द रेडियस एट द इक्वेटर एंड दिस विल बी द रेडियस एट द पोल्स, दिस विल बी द रेडियस एट द पोल्स। बट ऑब्वियस सी बात है कि रेडियस एट इक्वेटर, ये हमको दिख ही रहा है, रेडियस एट इक्वेटर इज मोर देन रेडियस एट पोल्स, बोल सकते हैं भाई साहब, ये दिख ही रहा है हमको, क्योंकि इट इज बल्जिंग आउट, इट इज बेसिकली इलिप्टिकल इन शेप, सो ऑब्वियसली रेडियस एट इक्वेटर इज मोर देन रेडियस एट पोल्स। अभी अगर हम दोनों का स्क्वायर कर ले तो क्या हो जाएगा? रेडियस एट इक्वेटर का स्क्वायर इज मोर देन रेडियस एट पोल्स का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। तो अभी हम यहां पे अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूले के हिसाब से gm/r ऑफ p का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे अगर हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स हो गया। और यहां पे अगर हम निकाल रहे हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर, विच विल बी हाउ मच? दिस विल बी gm/r ऑफ e का स्क्वायर, ठीक है। अभी इन दोनों चीजों को सामने सामने रखो भाई साहब, gm/r ऑफ, वन सेकेंड, ठीक है, ओके। सो अपना यहां पे अब हम दोनों वैल्यूज को लिखते हैं, ठीक है। यहां पे आके हो गया gm/r एट p का स्क्वायर और ये हो गया भाई साहब gm/r ऑफ e का स्क्वायर, ठीक है। मुझे बताओ, अभी आपने देखा कि रेडियस एट इक्वेटर इज मोर देन रेडियस एट पोल्स, सो ऑब्वियसली स्क्वायर ऑफ रेडियस एट इक्वेटर विल बी मोर देन स्क्वायर एट रेडियस एट पोल्स। भाई साहब अगर मैं बोल रहा हूं 4 इज ग्रेटर देन 3 तो ऑब्वियसली 4 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3 स्क्वायर, ऐसा ही होगा ना भाई साहब। 16 विल बी ऑल द मोर ग्रेटर देन 9। तो इन दोनों में भाई साहब किसका डिनोमिनेटर बड़ा है? e का डिनोमिनेटर बड़ा है, r e स्क्वायर बड़ा है। तो अगर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर कॉमन है, देखो न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है? कॉमन है, ठीक है। तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा मतलब फ्रैक्शन कौन सा छोटा हो जाएगा? ये वाला, ठीक है। सो दिस विल बी लेसर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिस इज व्हाट? दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स विल बी मोर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर, ठीक है। इसीलिए अर्थ में ही आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एक जगह पे 9.8 है तो एक जगह पे 14 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब एक जगह पे 9.8 है तो एक जगह पे 10 हो गया, एक जगह पे 9.6 हो गया, ऐसा हो सकता है, ठीक है। नॉट अ वेरी ह्यूज वेरिएशन। तो 9.8 से 14-15 तक नहीं चला जाएगा, या 9.8 से भाई साहब ड्रॉप होकर 3-4 नहीं आ जाएगा। तो 9.8 से ज्यादा से ज्यादा 10 जा सकता है या थोड़ा सा कम हो सकता है। सो ये आपको वेरिएशन मिलेगा। ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इटसेल्फ यू आर गोइंग टू गेट अ वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता? ओके ओके ओके, ये क्लियर है अभी? बहुत बढ़िया भाई साहब। कहाँ थे भाई साहब हम? कौन सा? अरे यार, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर विल बी स्लाइटली लेस देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ये आपका थोड़ा सा लेस हो ही जाएगा, ओके। अभी अगर बताओ भाई साहब, आपका यहां पे क्या है? विथ ऑल्टीट्यूड। अब इसको समझो, ये आपका अर्थ है,
ठीक है, जब आपने किसी बॉडी को अर्थ के ऊपर रखा था तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना था बच्चा बॉडी, gm बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, है ना, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अभी समझ लो इस बॉडी को एट अ हाइट h लेकर जा रहे हो आप, ठीक है, दिस इज अ कंसिडरेबल हाइट। ये हाइट h नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि 10 मीटर या 50 मीटर या 100 मीटर, ठीक है, बहुत लंबे हाइट पे अगर आप इसको लेकर जाते हो तो व्हाट विल बी द टोटल हाइट, ये जो आपका r है प्लस h, तो अभी आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, gm अपॉन क्या हो जाएगा बोलो, r प्लस h का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? मुझे बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा है, r प्लस h या r प्लस h? तो मैंने आपको क्या बोला है कि अगर आपका न्यूमरेटर सेम रहता है, अगर आपका न्यूमरेटर सेम रहता है तो डिनोमिनेटर को जब आप बढ़ाते हो तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मतलब आपका ये एट अ हाइट h है, ये आपका ऑन सरफेस ऑफ अर्थ है, दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h, विच वन विल बी लेसर, दिस वन विल बी लेसर बिकॉज इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, acceleration due to gravity at a height h will be lesser than acceleration due to gravity at the surface of earth. Are we clear on this one people? Okay. So with depth due to shape of earth आपने देख लिया भाई साहब, यहाँ पे इक्वेटर होता है, पोल्स होता है, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ आपने ऑलरेडी देखा है। अभी विथ डेप्थ देखो, हम यहाँ पे मानकर चलते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो सेंटर ऑफ द अर्थ तक अभी तक पहुंचा है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अच्छा मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं, यहाँ पे भाई साहब अर्थ है, ठीक है, आप भाई साहब कोई बहुत बड़ा जेसीबी लाए और यहाँ से चालू किया आपने भाई साहब, ठीक है, और इसके 2 टुकड़े कर डाले, ठीक है, अर्थ के 2 टुकड़े कर डाले, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, खुल जाएगा। बहुत आपका दिमाग खुलता है भाई साहब। नहीं, क्यों नहीं खुलेगा भाई साहब, क्योंकि ये दोनों बड़े मासेस में क्या रहेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी रहेगा, तो ये भाई साहब एक दूसरे से चिपके ही रहेंगे, दे विल नॉट सेपरेट आउट, ठीक है। ये क्योंकि भाई साहब देखो अभी तक आप क्या पढ़े, gm1m2/r का स्क्वायर, तो ये दोनों मासेस इतने बड़े बड़े हैं कि इनके बीच में आपका ग्रेविटी रहेगा, दे विल नॉट बी सेपरेटिंग आउट। समझ में आ रहा है ये? खैर ये तो एक दूसरा क्वेश्चन हो गया। नाउ विथ डेप्थ क्या होता है भाई साहब, आपका सेंटर ऑफ द अर्थ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाती है, जीरो। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो। सो वी विल सी ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। विथ ऑल्टीट्यूड, तो अगर आपने भाई साहब हाइट को बहुत ज्यादा लिया है, लेट्स से भाई साहब ओहो आप यहां तक पहुंच गए, ठीक है, सो देयर इज अ हाइट h प्लस r। नाउ व्हाट विल हैपन विथ ऑल्टीट्यूड, एज ऑल्टीट्यूड ऑफ अ पर्सन फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस, पर्सन ऑब्जेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ अगर ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सो g इज इक्वल टू gm/r का स्क्वायर, ठीक है, हेंस इफ r इंक्रीजेस g विल डिक्रीज। तो अगर r इंक्रीज हो रहा है भाई साहब, ऑब्वियसली ये न्यूमरेटर में है तो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, तो r अगर बढ़ेगा तो g की वैल्यू कम होगी, ठीक है, r अगर बढ़ेगा तो g की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस विथ ऑल्टीट्यूड, ठीक है। आप जब बहुत हाइट पे जाते हैं तो धीरे धीरे आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाता है। अभी ये हाइट पे जाना मतलब ये नहीं है कि आप किसी 50 माले की बिल्डिंग पे चढ़ गए, नो दैट इज नॉट द केस। आपको भाई साहब हाइट पे जाना पड़ेगा, मतलब कंसिडरेबल हाइट पे जाना पड़ेगा, मतलब जो आपके इस r के साथ कंपेरेबल हो, ठीक है। ये r सोचिए कितना है, 6400 किलोमीटर्स, सो अप्रोक्सीमेटली आपका 100 किलोमीटर्स तो होना चाहिए ना डिस्टेंस, 100-200 किलोमीटर्स ऊपर आप जाएंगे तब जाके आपके एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे असर पड़ेगा, ठीक है, आपके एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे असर पड़ेगा। तो आप धीरे धीरे जब स्पेस शिप्स को देखते हैं तो स्पेस शिप्स क्या होते हैं भाई साहब, स्पेस से ऐसे जा रहे हैं, स्पेस से ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, स्पेस शिप्स में क्या हो जाएगा आपका धीरे धीरे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता जाएगा, जीरो होता जाएगा, ठीक है। तो मतलब धीरे धीरे आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो एज एंड व्हेन यू गो above the earth by a considerable height, the acceleration due to gravity is also going to decrease, ठीक है। ओके, विथ डेप्थ अगर हम देखेंगे, विथ डेप्थ मतलब अंदर जा रहे हैं अभी, ठीक है, विथ डेप्थ इफ वी आर गोइंग टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, what will happen, ठीक है, as a person goes closer to the center of the earth, what will happen, the acceleration due to gravity is going to decrease। ये आपका फॉर्मूला लिख लीजिए, ये आपके कोर्स में शायद नहीं है, ठीक है, बट स्टिल मेक अ नोट ऑफ इट। जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बिकम व्हाट, g1 - d/r।
where d is the depth to which you have gone, मतलब ये वाला डेप्थ है, देखो d is the depth, ठीक है। समझ लो आप एक डेप्थ d पे आए हैं और ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। सो इफ यू हैव गॉन एट अ डेप्थ d inside the surface of earth wherein the radius is r, the acceleration due to gravity will become what? g into 1 minus d by r, ठीक है, क्लियर है। So g is variation in acceleration due to gravity. G is gravity on the surface of earth, d is depth to which the person goes and r is the radius of earth, ठीक है, क्लियर है। तो आप जब अंदर जाते हैं तो भी आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप ऊपर जाएंगे तो भी आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, आप अंदर जाएंगे तो भी आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अगर मैं उबासी लेते हुए पढ़ाऊं तो आपको कैसा लगेगा? इट्स अ ह्यूमन इंटरेक्शन। यहां पे मैं, ये आपका लास्ट क्लास है, मैं करीबन 2:30 बजे से क्लास ले रहा हूं, और अगर मेरे को आपने यहाँ पे 10 बजे तक भी बिठा के रखा ना तो मेरी आवाज़ में और मेरी एनर्जी लेवल में कोई फ़र्क नहीं दिखेगा आपको, और मैं आपसे कम से कम दुगने उम्र का हूँ। अगर मैं अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन कर सकता हूँ तो व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम विथ यू? आप बैठे बैठे उबासी लिए जा रहे हो, मैं भी ऐसे ही पढ़ा हूँ, करूँ भाई साहब? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू पीपल? ये आपने तीसरी या चौथी बार मेरे सामने उबासी लिया है। एक इंटरैक्शन है भाई साहब, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये एक ह्यूमन इंटरैक्शन है। मैं आपसे बातें कर रहा हूं, एक टीचर आपसे बातें कर रहा है। हाँ, अगर टीचर का ही एनर्जी लेवल नहीं है तो अलग बात है। अगर कोई आप इंसान आपके सामने बात कर रहा, क्या ही वो आपसे बात करेगा भाई साहब? If a teacher is not bringing the best out in him in front of you, then 90% of the times you are responsible for it as a student. आपको चाहिए ही नहीं वो टीचर अपना बेस्ट कैसे देगा जब आप कर रहे हैं भाई साहब, मुंह फाड़े जा रहे हैं भाई साहब तब से? What nonsense is this people? It's very simple to get your energy levels in place. आपसे मैं डबल उम्र का हूं भाई साहब, डबल से ज्यादा, और ये 2:30 बजे से मेरा कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे, 10:30 बजे तक भी चलाना, 11 बजे तक भी चलाना, आप मेरे को वैसे ही देखोगे। ये बस कॉफी का कार्यक्रम चलता रहता है मेरा, और कोई एनर्जी बूस्टर नहीं है। यहाँ पे बात आपके और मेरे में डिफरेंस की नहीं है, बात आपके और मेरे में एक सिंपल चीज का है, वो है इंटरेस्ट का, जिसको आप कलेक्टिव कर ही नहीं पा रहे हो, कलेक्ट कर ही नहीं पा रहे हो। बस यही रीजन है कि आपको उबासी आती है, आपको बोर लगता है और अनफॉर्चुनेटली इसका कोई इलाज नहीं है। विथ डेप्थ जी आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? जी 1 माइनस डी बाई आर। तो जैसे जैसे आप अंदर जाते रहेंगे तो आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भाई साहब कम होता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए, इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में फिलहाल नहीं है, ठीक है, बस इस पे सवाल बन सकते हैं। अभी ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, तो ये आपका हो जाएगा भाई साहब। तो आप अगर आर पे जाते हैं, अगर आर मतलब समझो आप एकदम, देखो कैसा है भाई साहब आपका, आपने अभी देखा कि आप लेट्स से ये अर्थ है, ठीक है, और आप भाई साहब खुदाई करते 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 यहां तक पहुंच गए। तो आपने डी डिस्टेंस तक खुदाई कर ली है और आप यहां तक पहुंच गए। लेट्स से यू हैव रीच्ड हियर, द टोटल रेडियस ऑफ आर इज, टोटल रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर। तो व्हाट इज द ग्रेविटी एट दिस प्लेस? लेट्स से g डैश, दिस विल बी इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके, तो इसका मतलब क्या है भाई साहब, आर आपका कम होता जाएगा, जैसे 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 आप अंदर जाते जाएंगे आपका जी का वैल्यू गिरता जाएगा। अब समझ लो भाई साहब आप यहां तक पहुंच गए, तो कितने डेप्थ तक पहुंचे आप? हाँ, कोर तक, लेकिन कितने डेप्थ तक? आर, कितना डिस्टेंस कवर किया आपने? आर। चलिए इस पे लगाते हैं हम जी 1 माइनस डी की जगह पे अभी क्या लिखेंगे अपन? आर। चलिए भाई साहब आर बाई आर, आर बाई आर मतलब क्या हो जाएगा? 1। तो 1 माइनस 1 दैट विल बी जी इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0। इसीलिए एट सेंटर ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एज एंड व्हेन वी गो बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इनसाइड द अर्थ, बाय अ सर्टेन डेप्थ इनसाइड द अर्थ, the acceleration due to gravity changes by g dash is equal to g into 1 minus d by r, where d is the depth to which you are going inside. D is the depth by which you are going inside. So once you have gone down to a distance center
तो व्हाट विल बी द डेप्थ, दिस विल बी आर, ठीक है, तो 1 माइनस आर बाई आर, दैट विल बी जी इंटू जीरो, दैट विल बी जीरो। तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज हाउ मच, जीरो, क्लियर, ओके। ओके, ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है भाई साहब, आपका यहाँ पे जी, तो आपका कितना हो गया, जी इज इक्वल टू जीरो। ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ भाई साहब, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जैसे जैसे भाई साहब हम सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ मूव करते जाते हैं, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। अभी आपका देखो अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ये भाई साहब ऐसा फ्लैटेंड है एट द पोल्स एंड बल्जिंग एट द इक्वेटर। तो ये बल्ज आउट करता है कहां पे, इक्वेटर में, और पोल्स पे ये क्या हो जाता है, फ्लैटेंड आउट हो जाता है, ठीक है, ओके। सो ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ पोल्स आर क्लोजर टू द सेंटर। पोल्स भाई साहब आपके क्लोजर होते हैं सेंटर पे रादर देन द इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर से पोल्स आपके क्लोजर होते हैं। तो आपका भाई साहब जी क्या होता है, जी एम बाई आर का स्क्वायर होता है। तो जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी, आर की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, ठीक है, और आर की वैल्यू अगर घटेगी तो जी की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसीलिए पोल्स पे आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मोर देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। So the value of g increases at poles and decreases at the equator. I think we have already covered this. ठीक है, so we will go along the next topic. Free fall is governed by three equations of motion. तो आपके तीन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या हैं? एक मिनट, इक्वेशन ऑफ मोशन पहला जी जी यू दा। ओके चलिए भाई साहब, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके चलिए भाई साहब, दूसरा इक्वेशन, एक मिनट रुको, हाँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन भाई साहब क्या है, ओके यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अभी फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए आपका जो इनिशियल वेलोसिटी होता है दैट इज u, इसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो, और एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, g, एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी g। तो अभी भाई साहब इक्वेशंस क्या बनेंगे आपके, इस v की जगह पे आप क्या लिखोगे, v इज इक्वल टू, ये u क्या हो जाएगा, जीरो, और ये a हो जाएगा g, तो v इज इक्वल टू gt, ठीक है। इसके जगह पे आप क्या लिखोगे भाई साहब, s इज इक्वल टू जीरो इंटू टी, तो जीरो, ये हो गया आपका हाफ, और यहाँ पे g t का स्क्वायर, ठीक है। इसके जगह पे क्या लिखोगे भाई साहब, आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो प्लस ये हो गया 2gs, ठीक है। सो दीज आर द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्लियर है, ओके। तो फ्री फॉल इज गवर्न बाय थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं भाई साहब। इसमें क्या चेंजेस हो जाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का क्या हो जाता है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। और एक और चेंज जो होता है वो होता है ये कि u की वैल्यू हो जाती है जीरो, तो आपका हो जाता है v इज इक्वल टू जी टी, ठीक है, फ्री फॉलिंग में। दूसरा क्या है भाई साहब, आपका दूसरा इक्वेशन है क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। इसमें आपको क्या चेंज दिखेगा भाई साहब, ये a क्या हो जाएगा, g, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, जिसमें ये वैल्यू भाई साहब क्योंकि u है, u जीरो है, तो जीरो इंटू टी कितना हो जाएगा भाई साहब, जीरो, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ जी टी का स्क्वायर। क्लियर पीपलम, आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। अभी आपका दूसरा तीसरा क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्री फॉलिंग में, g, और u की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, ठीक है। अभी u एंड v आर द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, तो ये सब तो भाई साहब जानते ही हैं, ठीक है, ओके।